मेरे बाबा जब भी खाना लेकर फूफो के कमरे में जाते तो घंटों बाद बाहर आते और पसीना पसीना होते। उनकी हालत खराब होती। मैं हैरान हो जाता कि बाबा रोज खुद ही खाना देने क्यों जाते हैं और किसी को जाने क्यों नहीं देते। एक दिन रात जाने के लिए मैं चुपके से फूफो के कमरे में छुप गया और फिर जो कुछ मैंने देखा मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि अबू तो खाना देने के बहाने फूफो के साथ हर रोज। मेरा नाम वारिस है। कुछ दिनों से मैं अपने पापा की हरकतों को नोट कर रहा था। देख रहा था कि वो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं। वो घर में भी अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम देते हैं, ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। अपने पापा की इतनी अजीब हरकतों पर मेरी कड़ी नजर थी और मैं उनकी हर एक बात को नोट कर रहा था। मेरे पापा गांव के जमींदार थे। गांव के लोग मेरे पापा की बहुत इज्जत करते थे। पापा दोपहर को खाना खाने के लिए घर से निकल जाते और रात को भी देर से ही घर आते थे। मैं तो शहर पढ़ाई कर रहा था और 2 महीने की छुट्टियों पर अपने गांव आया हुआ था। देर रात तक जब पापा घर में आते थे तो मैं सो चुका होता था। अगर गलती से पापा घर आ भी जाते थे तो बार बार उनके नंबर पर ना जाने किसकी कॉल्स आती रहती थी और इसी तरह मोबाइल की आवाज सुनते सुनते पापा घर से बाहर निकल जाते थे। फिर रात को देर से वो घर आते थे। माँ से तो उनकी बातचीत बहुत ही कम होती थी। माँ और मैं उनके इस तरह बदलने पर हैरान और परेशान थे। कुछ तो था जो बुरी तरह से खटक रहा था, लेकिन क्या हम दोनों की भी समझ से बाहर था। घर के अफराद में तो उनकी दिलचस्पी ना होने के बराबर ही रह गई थी। उनकी लापरवाही को देखते हुए माँ ने भी उनसे बातचीत करना कम कर दी थी। मेरे दिल में ठान लिया था कि जो भी हो मैं अपने पापा की इस तरह एकदम से बदलने की वजह जान कर ही रहूंगा। एक दिन मैंने माँ से कहा कि मैं जमीनों पर जा रहा हूँ। माँ ने मुझे जल्दी से पापा का टिफिन तैयार करके दिया और कहा ये अपने पापा को दे देना ताकि मैं जमीनों पर जाऊं और अगर मुझे पापा मिल जाए तो मैं उनको ये टिफिन दे दूं। मेरे पास टिफिन देने का बहाना बहुत अच्छा था। इस मौके की तो ना जाने में कब से तलाश में था। मैं टिफिन लेकर पापा की सच्चाई के बारे में जानने के लिए घर से निकल गया था। मैं हमारी जमीनों पर चला गया था जहाँ पर गांव के सारे ही बड़े लोग बैठते थे। इस जगह जाकर मैं खड़ा हो गया था। मुझे पता था कि पापा हर रोज यहीं पर बैठते हैं, इसलिए मैं आसानी से उनके पास पहुंच गया था। मैं जब पंचायत में बैठे हुए लोगों के पास गया तो वो लोग मुझे देखकर चौंक गए थे। मैंने उनसे पापा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब तो आज यहाँ आए ही नहीं है। फिर किसी ने मुझे बताया कि उन्हें हमने छोटी हवेली के पास जाते हुए देखा था। मैं हैरान रह गया था कि छोटी हवेली में पापा का क्या काम है। छोटी हवेली पर तो कोई जाता भी नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा खाली ही पड़ी रहती है। शहर से अगर कुछ मेहमान हमारे घर रुकने के लिए आते हैं तो वो लोग छोटी हवेली में ही ठहरते हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं पापा को छोटी हवेली में देखने के लिए चला जाता हूँ। मैं जब वहाँ गया तो मुझे बाहरी चौकीदार बैठा हुआ नजर आया था। मैंने उससे जब पापा के बारे में पूछा तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया था कि वो तो यहाँ पर आए ही नहीं है, क्योंकि मुझे चौकीदार के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया था और उसका चेहरा फीका पड़ गया था। मैंने चौकीदार से पूछा बताओ क्या चौधरी साहब हवेली के अंदर गए हैं? तो वो फिर से वही बात दोहराने लगा, नहीं मालिक, बड़े मालिक हवेली के अंदर नहीं है। मैंने हैरान होकर कहा अगर पापा यहाँ पर नहीं है तो फिर वो कहाँ गए, क्योंकि वो तो जमीनों पर गए हुए थे या फिर हवेली पर ही कुछ वक्त गुजारने के लिए आ जाते थे। जवाब में चौकीदार ने कहा कि छोटे मालिक आप चले जाओ, अगर बड़े मालिक आ जाएंगे तो मैं आपको खबर दे दूंगा। अब तो वो यहाँ पर नहीं है। मैं ना चाहते हुए भी चौकीदार की बात मानने के लिए तैयार हो गया था। इसी उलझन से मैं पीछे की तरफ पलटा ही था कि मेरे कानों में हवेली के अंदर से किसी औरत के चलाने की आवाज आई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं हवेली के अंदर जाने लगा था कि चौकीदार ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और वो कहने लगा छोटे मालिक आप जाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे देखना है कि अंदर कौन है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चौकीदार फिर भी मेरी बात को नहीं सुन रहा था। फिर मैंने उसको धक्का दे दिया और मैं हवेली के अंदर भागकर चला गया था। चौकीदार भी भागते हुए मेरे पीछे ही आया था। इससे पहले वो मुझे रोकता मैं हवेली के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ भागने लगा था, क्योंकि चलाने की आवाज ऊपर की तरफ से ही आ रही थी। मैं कमरे के अंदर चला गया, लेकिन कमरे के अंदर जाते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मेरे होश व हवास ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने फटी फटी आंखों से सामने की तरफ देखा तो सामने का नजारा मुझे परेशान करने के लिए काफी था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पापा को कभी इस हाल में भी देखूंगा। मुझे अपने पापा से नफरत होने लगी थी, क्योंकि ये आदमी बाप कहलाने के लायक ही नहीं था। मैं इस मामूली से गांव में पैदा हुआ था। मैं अपने पापा का इकलौता और लाडला बेटा था। मेरे पापा ने कभी मुझसे ऊंची आवाज तक में बात नहीं की थी। मेरे 2 चाचा भी थे, वो भी जमींदार थे। हम लोगों की गांव में बहुत इज्जत थी और हमारी बहुत सारी हवेलियां भी थी। हम बहुत ज्यादा अमीर थे, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं वकील बनना चाहता था, इसलिए पापा ने मुझे शहर
शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैं यहाँ पर 2 महीने की छुट्टियों पर आया हुआ था। मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से गुजर रही थी। मेरा कोई बहन भाई नहीं था। मैं चाहता था कि मेरा कोई बहन या भाई हो। मम्मा पापा मुझे प्यार करते थे, लेकिन उनके अलावा भी मुझसे घर में प्यार करने वाली मेरी फुफ्फो थी, जो कि मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। उनके तीनों भाइयों ने उनसे बहुत प्यार किया था। मेरी फुफ्फो जी भी अमेरिका में पढ़ी लिखी थी। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मम्मा पापा उनके लिए रिश्ता देख रहे थे। क्योंकि मेरे पापा सब भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल माँ बाप की तरह रखा था। दोनों चचा की शादी हो चुकी थी और दोनों ही अपने अलग अलग घर में रह रहे थे। ये घर सिर्फ हमारा था। इसमें पापा मम्मा मैं और फुफ्फो हमारे साथ रहती थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फुफ्फो की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। एक दिन फुफ्फो मुझसे मिलने के लिए शहर मेरे कॉलेज आ गई थी। उन्हें देखते ही मैं हैरान रह गया था। मेरी फुफ्फो बहुत खूबसूरत थी। उनकी उम्र 30 साल हो चुकी थी, लेकिन उनकी उम्र को कोई नहीं कह सकता था कि वो 30 साल की हैं। पढ़ाई की वजह से उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वो पढ़ना लिखना चाहती थी। हमारे गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी, लेकिन पापा ने फुफ्फो की हर ख्वाहिश को पूरा किया था। फुफ्फो काफी दिन तक मेरे फ्लैट में मेरे साथ रह कर जाती थी। फुफ्फो की जब पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो फिर वो परमानेंट गांव में ही रहने लगी थी। अब तो मैं भी गांव ही आया हुआ था। मुझे यहाँ पर आए हुए 2 दिन गुजरे थे कि पापा ने कहा कि गांव से कुछ लोग फुफ्फो का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। फुफ्फो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्होंने पापा को बता दिया कि वो किसी और को पसंद करती है। पसंद ही नहीं करती, बल्कि उस इंसान से शादी कर चुकी है। ये बात सुनकर तो हम लोगों के होश उड़ गए थे। फुफ्फो ने गाँव में ही रहने वाले सुहेल से शादी कर ली थी, जो कि पिछले दिनों फुफ्फो के साथ ही पढ़कर आया था। उन दोनों ने एक दूसरे को अपने कॉलेज में ही पसंद कर लिया था। उसके बाद उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी। न जाने एक दिन उन लोगों के दिमाग को क्या हुआ कि उन दोनों ने सबसे छुप कर कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात पर काफी हंगामा हुआ था। सुहेल अंकल भी हमारे घर पर आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पापा फुफ्फो की शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। मेरे पापा को इस बात पर कोई खास इतराज नहीं हुआ था, लेकिन मैंने देखा था कि वो थोड़ी देर के लिए सुहेल के चेहरे पर से नजरें नहीं हटा सके थे। न जाने क्यों वो उनको इतनी घूर घूर कर देख रहे थे। हम लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आया था। पापा ने कभी फुफ्फो की आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे, इसलिए उनकी इस गलती को पापा ने बड़ी आसानी से माफ कर दिया था। हालांकि मेरे चचा चची ने इस बात पर बहुत हंगामा किया था। पापा ने उन लोगों को भी खामोश करवा दिया था। फुफ्फो अब रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो घर पर वापस आ गई थी। उनका कहना था कि उनका इस घर में हिस्सा है, उनका जितना भी हिस्सा है उनको दे दिया चाहिए। बात सुनकर पापा को बहुत अफसोस हुआ था। फुफ्फो ने कहा कि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यहीं पर इस घर में रहना चाहती हूँ। मेरी फुफ्फो ने पापा से कहा कि उनके ससुराल में दिल नहीं लगता, इसलिए वो हमारे घर में अपने हिस्से की जगह पर रहना चाहती है। ये बात सुनकर मेरे पापा को गुस्सा भी आ गया था, मगर कानूनी तौर पर उस घर में फुफ्फो का बराबर हिस्सा था, इसलिए उन्होंने फुफ्फो को घर में रहने से रोक टोक नहीं की। सुहेल अंकल बहुत अच्छे इंसान थे। वो तो हमेशा फुफ्फो की हाँ में हाँ मिला दिया करते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। सुहेल अंकल ने बहुत जल्द हमारे घर के फैमिली मेंबर्स के दिल में अपनी जगह बना ली थी। सभी लोगों को सुहेल अंकल बहुत पसंद आए थे और उनका रवैया भी, उनका काम भी बहुत अच्छा था। फुफ्फो हमारे घर में सिर्फ इसलिए रहने के लिए आ गई थी क्योंकि उनके ससुराल में उनका दिल नहीं लग रहा था। हालांकि उनके शौहर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो फुफ्फो को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों के बीच बहुत ही गहरी मोहब्बत थी। अब फुफ्फो अपने शौहर के साथ हमारे ही घर में शिफ्ट हो गई थी। मैंने महसूस किया था कि पापा का रवैया सुहेल अंकल के साथ बहुत ही गुस्से भरा था, जबकि बाकी दोनों चचा और चाचियां और साथ ही साथ उनके बच्चे भी सुहेल अंकल से बहुत मुतासिर हुए थे। हालांकि मैं भी उनसे काफी इंप्रेस था, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। मेरी मामा भी सुहेल अंकल से काफी खुश रहती थी, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को अपनी बहन बना लिया था। मुझे तो बस ये बात समझ नहीं आती थी कि मेरे पापा को सुहेल अंकल को एक्सेप्ट करने में क्या मसला था, जबकि उनके सारे घर वाले सुहेल अंकल को कबूल कर चुके थे। और जब फुफ्फो हमारे घर शादी करके आई थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने सुहेल अंकल से शादी कर ली है। उस वक्त तो मेरे पापा को कोई मसला नहीं था। उन्होंने सब लोगों के सामने ऐसा किया था जैसे उन्हें इस रिश्ते से कोई इतराज ही ना हो। सुहेल अंकल ने अपने अच्छे से अपनी ससुराल वालों के दिल में जगह बना ली थी। उधर फुफ्फो भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत से बहुत खुश थी। शुरू के कुछ दिन तो हमारे घर में अच्छे गुजरे थे। मैंने नोट किया था कि फुफ्फो के सामने तो पापा सुहेल अंकल के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं और उनके पीछे सुहेल अंकल की बातों ही बातों में खूब इंसल्ट करते हैं। सुहेल अंकल इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने इस बात के बारे में भी अभी तक अपनी बीवी से कोई बात नहीं की थी। मैं तो इस बात से परेशान भी हुआ था कि इन दोनों की लव मैरिज के बीच सबसे ज्यादा बोझ मुझे सुहेल अंकल पर ही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने फुफ्फो की खुशी की खातिर अपने खानदान वालों से भी अलग रहने की ठान ली थी। कभी वो अपनी फैमिली वालों को मनाते हैं तो कभी पापा का मूड उनसे खराब हो जाता है। पापा ने सुहेल अंकल पर काफी सारी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। वो जहाँ पर नौकरी करते थे, पापा ने कहा था कि मुझे तुम्हारी इस जगह नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने गांव की एक
सरकारी स्कूल में सुहेल अंकल को जॉब दिलवाती थी। हालांकि वो गांव के ही एक बैंक में नौकरी करते थे। हर बात पर उन्हें छिड़क कर रख दिया करते थे और बेचारे सुहेल अंकल फूफो को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। वो यही कहते थे कि वो इनके साथ शादी करके बहुत खुश है। सुहेल अंकल पापा की हर बात को खामोशी से बर्दाश्त करते थे। अंकल को कभी भी पापा पर गुस्सा नहीं आता था। वो अपनी इंसल्ट भी बर्दाश्त करते रहते थे। सुहेल अंकल को देखकर मुझे लगता था कि उनकी परवरिश अच्छी तरह से की गई है। पापा ने मुझे सुहेल अंकल से बात करने के लिए भी मना किया था। वो कहते थे कि इससे ज्यादा करीब होने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी फूफो का शौहर जरूर है मगर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको सिर्फ मैंने तुम्हारी फूफो की खातिर ही कबूल किया है। पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे तो पहले दिन से ही सुहेल अंकल बहुत पसंद आए थे। पापा पता नहीं क्यों ऐसी बातें किया करते थे, लेकिन मैं ये बात समझ गया था कि फूफो के सामने पापा सुहेल अंकल के साथ अच्छे रवैये का नाटक सिर्फ इसलिए करते थे कि कहीं फूफो को बुरा ना लग जाए। पता नहीं पापा को सुहेल अंकल से क्या प्रॉब्लम थी। वो जब भी हमारे घर में होते पापा का मूड खराब हो जाता था और उनके पीठ पीछे वो इन्हें खूब बुरा भला कहते थे। उनके इस तरह के रवैये ने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया था। फूफो हामला हो गई थी। इस खुशी से हमारे घर में रौनक आ गई थी, लेकिन पापा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने इस बारे में अभी तक फूफो को कुछ नहीं बताया था कि वो सुहेल अंकल से नफरत करते हैं, क्योंकि मैं अपनी फूफो के हंसते खेलते हुए चेहरे को मुरझाया हुआ नहीं देख सकता था। मगर इस सब में सुहेल अंकल बहुत ज्यादा खुश रहने लगे थे, जिसको देखते हुए मैं सुहेल अंकल से पापा के पीछे थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था। सुहेल अंकल भी मेरे साथ बहुत खुश रहने लगे थे। अंकल शायद पापा की बताई गई नौकरी से खुश नहीं थे। अब जबकि फूफो को भी इस बात से कोई इतराज नहीं था, इसलिए अंकल को पापा और फूफो की हर बात को कबूल करना पड़ रहा था। सुहेल कुछ भी करता पापा उनसे खुश नहीं होते थे और तो और उन्हें उनका हमारे घर में रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन सुहेल अंकल तो हमारे घर में ही रह रहे थे। पापा की लाख मना करने के बावजूद भी वो अपने घर नहीं गए थे। लेकिन मुझे सुहेल अंकल का ये अंदाज बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने अभी तक अंकल के अंदर कोई भी बुराई नहीं देखी थी। इसलिए मैं खुश था कि मेरी फूफो को सुहेल अंकल जैसा हम सफर मिला है। मगर पापा तो किसी ना किसी तरह सुहेल अंकल और फूफो को हमारे घर से निकाल देना चाहते थे। लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ मैंने देखा था कि अब तो सुहेल अंकल भी पापा की इन हरकतों से तंग आकर उन्हें पलट कर जवाब देने लगे थे। अब तो मैंने उन दोनों के बीच कुछ और महसूस करना शुरू कर दिया था। मुझे पापा की सुहेल अंकल से नफरत की वजह अभी तक समझ नहीं आई थी, लेकिन पापा का इस तरह से उनके पीछे पड़ जाना, उनकी जिंदगी को तंग कर देना और बेवजह उनको परेशान करना मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। मैं कभी कभी सोचता था कि मुझे इस बारे में फूफो से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर मैं कुछ सोचकर पीछे हट जाता था। हमारे घर में कोई भी मेरे पापा के खिलाफ नहीं जा सकता था। बस यही सब सोचते हुए मैं कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। एक दिन मैंने देखा कि छत पर पापा और सुहेल अंकल आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। मैं छत पर ही जा रहा था, लेकिन छत पर जाने से पहले उन दोनों की बातें सुनकर मैं सीढ़ियों पर ही रुक गया था। मुझे उन लोगों को देखकर ये लगा कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने से पहले भी एक दूसरे को जानते हैं। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। सुहेल अंकल तो बचपन से ही शहर में पढ़े लिखे थे। उनके वालिद ने उन्हें बचपन में ही शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था और फूफो के साथ वो शहर से ही शादी करके यहाँ आए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ गाँव में नौकरी करना शुरू कर दिया। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। घर में सुहेल अंकल जो सबके साथ बहुत अच्छा था, वो भी अब धीरे धीरे बदलने लगा था, जिस पर हम लोग बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि सुहेल अंकल का रवैया फूफो के साथ भी गुस्से भरा रहने लगा था। जो इंसान अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, आज वो अपनी बीवी से ढंग से बात तक नहीं करता था। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और अब धीरे धीरे लगने लगा था कि पापा शायद इसी वजह से सुहेल अंकल को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। फूफो भी बेचारी सुहेल अंकल के इस रवैये से दिन ब दिन परेशान होती जा रही थी। हालांकि उनके पेट में बच्चा भी था। एक दिन फूफो मुझे अपनी जिंदगी की कहानी बताकर बहुत रो रही थी। मैंने उनको तसल्ली दी। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं सुहेल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन सुहेल मेरे साथ ऐसा भी करने लगेगा। उसकी खातिर मैंने क्या नहीं किया। मैंने फूफो को तसल्ली दी और उन्हें समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। अब तो सुहेल अंकल फूफो से मिलने के लिए यहाँ पर भी नहीं आ रहे थे। वो ज्यादातर अपनी फैमिली के पास ही रहने लगे थे। फूफो प्रेगनेंसी के दिनों में और सुहेल अंकल की इस तरह से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसा करने की वजह से उनका रवैया अब चिड़चिड़ा सा हो गया था। मैं सोच रहा था कि मुझे सुहेल अंकल से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन काफी दिन हो गए थे। वो तो हमारे घर पर ही नहीं आ रहे थे। लेकिन इस दौरान पापा का रवैया सबके साथ बहुत अच्छा था। पापा आपको घर में खुशी खुशी रहने लगे थे। और तो और फूफो जब उनके सामने रोने बैठ जाती तो पापा उन्हें समझाते थे कि मैं तो कहता हूँ अपने इस बच्चे को भी खत्म कर दो और इस घटिया इंसान से अपनी जान छुड़वा लो। लेकिन जब बच्चा खत्म करने की बात आती तो फूफो और जोर से चिल्लाती और कहती थी कि ये मेरा और सुहेल का बच्चा है, मैं इसे कभी खत्म नहीं कर सकती। मैं समझ गया था कि पापा चाहते हैं कि फूफो इस बच्चे को खत्म कर दे और फिर पापा सुहेल अंकल से उन्हें तलाक दिलवा कर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पापा तो सुहेल अंकल को पहले से ही पसंद नहीं करते थे। मैं सुहेल अंकल की तलाश में था। सुहेल अंकल मुझे कहीं नहीं मिल रहे
रहे थे, न जाने अंकल कहाँ चले गए थे। मैं उनको देखने के लिए वहां भी गया जहां वो नौकरी करते थे। एक दिन रात के 2 बज रहे थे, अचानक मेरे एक दोस्त की शहर से कॉल आ गई। मैं उससे बात कर रहा था और बात करते करते मैं छत पर चला गया क्योंकि छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मैं काफी देर तक छत पर बैठकर अपने फ्रेंड से बात करता रहा। मैंने नोट किया कि रात के इस टाइम पर पापा घर का दरवाजा खोलकर कहीं बाहर जा रहे थे। पापा को देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने जल्दी से कॉल कट किया और पापा का पीछा करने के लिए चला गया कि आखिर इतनी रात को वो कहाँ जा रहे थे। रात को इन्हें घर से निकलने का ऐसा क्या अर्जेंट काम पड़ गया। मैंने देखा कि पापा कच्ची सड़क रास्ते पर जा रहे थे। ये रास्ता तो जंगल की ओर जाता था। पापा सड़क के किनारे की तरफ को रुक गए थे। मैं भी उनके पीछा कर रहा था और दबे दबे कदम चल रहा था कि कहीं पापा को शक ना हो जाए कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। पापा रुक गए थे और फिर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाला और उन्होंने किसी का नंबर डायल किया था। वो कॉल पर बात करके कह रहा था कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं चौंक गया था कि आखिर पापा से कौन मिलने के लिए आ रहा है। लगभग 15 मिनट के इंतजार के बाद वो इंसान पापा से मिलने के लिए आ गया था। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि 2 हफ्तों से जो इंसान गायब था वो पापा से मिलने के लिए आ गया था और ये कोई और नहीं बल्कि सहेल अंकल थे। पापा और सहेल अंकल मुझसे काफी दूरी पर खड़े हुए थे, इसलिए मुझे उनकी ज्यादा कोई बात साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। सिर्फ इतना सुना था कि पापा सहेल अंकल से कह रहे थे कि तुम बहुत बिगड़े हुए इंसान हो, तुम मेरी बहन की जिंदगी से चले जाओ। पापा ने तेज आवाज से कहा था। जवाब में सहेल अंकल भी पापा पर चिल्लाए थे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपकी बहन की खातिर ही आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, वरना आज तक मैं किसी के आगे नहीं झुका हूँ। सहेल अंकल ने कहा कि आप कितने शरीफ हो ये तो मैं भी जानता हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत करो, वरना दोनों का नुकसान हो जाएगा। पापा बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम देख लेना। पापा ने बहुत गुस्से में आकर सहेल अंकल से ये बात कही थी। उसके बाद पापा पलट कर वापिस आने के लिए मुड़ गए थे। मैं जल्दी से पेड़ की आड़ में छुप गया था ताकि वो मुझे देख ना सके। उनकी बातों ने मुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। मुझे सहेल अंकल के बोलने के अंदाज पर बहुत हैरत हुई थी। मैंने उन्हें कभी पापा से इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उनको इस तरह से बात करते हुए देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक उन्होंने पापा की हर गलत बात को खामोशी से और मुस्कुराते हुए कबूल किया था। शायद इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो फूफो के सामने पापा के साथ अच्छा रहती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं घर जाकर फूफो को इस बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैं पापा के घर जाने से पहले ही घर चला गया था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि घर की लाइट्स ऑन थी। फूफो की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। माँ उनके लिए परेशान हो रही थी। मैं जल्दी से फूफो को गोद में लेकर अस्पताल जाने वाला था कि थोड़ी देर बाद ही पापा भी घर पर आ गए थे। उन्होंने जब फूफो की ऐसी हालत देखी तो गाड़ी में बिठाकर उन्हें अस्पताल लेकर चले गए। हम लोग फूफो के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि हम सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। फूफो की ऐसी हालत देखकर मैंने उनको इस बारे में कुछ भी ना बताने का फैसला कर लिया था। मैं भी थोड़ी देर के बाद अस्पताल चला गया था। मैंने वहां जाकर पापा से कहा कि हमें सहेल अंकल को फूफो की तबीयत के बारे में बता देना चाहिए। पापा को मेरी इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा कि तुम खामोश खड़े रहो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर फूफो का चेकअप कर रहे थे। 1 घंटा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि फूफो अपने बच्चे को खो चुकी है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने अभी भी पापा से कहा था कि हमें इस बारे में सहेल अंकल को बता देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन पापा मुझसे लगातार मना किए जा रहे थे। मैंने खुद एक कोने में जाकर चुपके से सहेल अंकल को कॉल लगाई, मगर उनका नंबर ऑफ जा रहा था। मैं बहुत परेशान था कि सहेल अंकल को ऐसे वक्त पर फूफो के साथ होना चाहिए। सुबह हो गई थी और जब फूफो को होश आया और उन्हें पता चला कि बच्चा इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत रो रही थी और बार बार सहेल अंकल को याद कर रही थी। पापा को तो जैसे उनके रोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सभी लोग अस्पताल आ गए थे और फूफो के लिए बहुत परेशान थे। साथ ही साथ सहेल अंकल को भी बुरा भला कह रहे थे कि ऐसे वक्त पर उन्हें फूफो के साथ होना चाहिए। बड़े चाचा जी तो कह रहे थे कि ऐसा लापरवाह इंसान हमने कहीं नहीं देखा, जिसको ना तो अपनी बीवी की फिक्र है और ना ही अपने होने वाले बच्चे की। मुझसे अब लोगों की बातें इस तरह और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं फौरन ही सहेल अंकल के घर चला गया और वहां जाकर मैंने थोड़ा हंगामा भी किया था कि आप लोगों को कोई फिक्र है या नहीं। उधर मेरी फूफो बुरी हालत में है और ना ही सहेल अंकल को कोई परवाह है। वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए। मैंने कहा कि अगर सहेल अंकल घर पे हैं तो उन्हें मेरे साथ अस्पताल में भेज दीजिए क्योंकि उनका बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं रहा। फूफो की भी तबीयत बहुत खराब है। सहेल अंकल की माँ ने मुझे बताया कि बेटा वो तो कल रात से ही घर नहीं आया है। हालांकि कल रात उस सहेल अंकल पापा से मिलने के लिए आए थे। वो सच कह रही थी या झूठ, पहले तो मुझे उनकी बात पर यकीन भी नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए बात कह रही हैं कि उनका बेटा घर में नहीं है, पर मुझे उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि इस बात का अफसोस तो उन्हें भी है कि उनका खून उनसे जुदा हो गया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाया था और वापिस अस्पताल आ गया था। हालांकि 1
एक दो जगह रास्ते में भी सुहेल अंकल को ढूंढ कर आया था। सुहेल अंकल मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। 3 दिन बाद फूफो घर वापस आ गई थी। फूफो की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बार बार सुहेल अंकल को याद कर रही थी और अपने बच्चे को भी याद करके बहुत रो रही थी। उनकी हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। हम लोगों से फूफो की ऐसी हालत देखी ही नहीं जा रही थी। मेरी कोशिशें लगातार यही थी कि मैं सुहेल अंकल को ढूंढ सकूं। सुहेल अंकल मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। एक दिन फूफो इन परेशान हालात से तंग आकर खुद को मारने की कोशिश कर रही थी, जब पापा ने फूफो से कहा कि तुम जिस इंसान के लिए पागल हो रही हो वो तुम्हें छोड़कर शहर भाग चुका है और तुम्हें बता दूं कि उसने शहर में ही किसी लड़की के साथ शादी भी कर ली है। ये बात सुनकर तो हम लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। फूफो का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। माँ ने फूफो को बहुत समझाया कि तुम्हारे भाई सही कह रहे हैं। जो इंसान तुम्हारे बच्चे के मरने पर भी नहीं आया वो इंसान बेवफा ही हो सकता है। सुहेल को तुम जितना अच्छा समझती थी वो उतना अच्छा नहीं है। उसने तुम्हारे साथ इसलिए तो बोलचाल बंद कर दी थी ताकि वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। अब देखना वो तुम्हें छोड़कर चला गया। पापा कहने लगे कि मोहब्बत की शादी का यही नतीजा होता है। हम तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोचते, लेकिन तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली थी। ये सब इसी का ही तो नतीजा है। अब तुम्हें यही करना चाहिए कि इस इंसान के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और हम तुम्हारा रिश्ता दूसरी जगह तय कर देते हैं। वहां पर तुम खुशी खुशी शादी कर लो। पापा की बात सुनकर तो फूफो पागल सी हो गई थी। काफी दिनों तक उनकी हालत ऐसी ही रही थी। मैं भी घर के इस माहौल की वजह से शहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि शहर जाकर मुझे पता था कि मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। मेरा ध्यान बार बार घर पर ही पड़ा रहेगा, इसलिए मैंने यहीं पर रुकने का फैसला कर लिया था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि सुहेल अंकल के घर वाले हमारे घर पर आकर खूब हंगामा करने लगे थे। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को तुम लोगों ने कहां पर कैद किया है। उनका कहना था कि सुहेल काफी दिनों से लापता है और वो घर पर भी नहीं आया है। उसका नंबर भी बंद जा रहा है। हमने उसको काफी जगह तलाश कर लिया, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं मिल रहा। पापा ने उन लोगों से कहा कि आपका बेटा तो यहाँ पर भी नहीं आया। वो लोग बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे थे, जिसकी आवाज फूफो को भी चली गई थी। पापा इस हंगामे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि पापा ने हम लोगों को तो ये बताया था कि सुहेल अंकल ने दूसरी शादी कर ली है शहर में जाकर, तो फिर वो ये बात उनकी फैमिली को क्यों नहीं बता रहे थे। हंगामा काफी देर तक इसी तरह से चलता रहा। फिर उसके बाद वो लोग अपने घर चले गए थे। न जाने पापा ने उनसे ऐसे क्या बात कह दी थी कि वो लोग खामोश होकर वहां से चले गए। ये सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो गया था कि आखिर सुहेल अंकल कहाँ गए। इन दिनों पापा भी मुझे बहुत परेशान लग रहे थे। वो ठीक से घर में ना तो बैठ रहे थे और ना ही हम लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक कि वो ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे और आजकल तो वो हम लोगों के साथ और भी ज्यादा गुस्से से बात करने लगे थे। उधर सुहेल अंकल के घर वालों का अभी तक उनको पता नहीं चल पाया था। मुझे लगता था कि सुहेल अंकल ने शहर में जाकर कोई शादी वादी नहीं किया, बल्कि वो कहीं पर गुम हो गए हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब जो करना था वो मुझे ही करना था। मैंने पापा पर बड़ी कड़ी नजर रखने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। यही वजह थी कि जब एक दिन मैं पापा का टिफिन उनको देने के बहाने जमीनों पर चला गया था। ये मौका मेरे लिए बहुत अच्छा था ताकि मैं पापा का पीछा कर सकूं और देख सकूं कि वो हर रोज ज्यादातर टाइम कहाँ पर दे रहे थे। मैं जब जमीनों पर लोगों के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से तुम्हारे पापा जमीनों पर आए ही नहीं है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गया था, जबकि सुबह ही तो वो घर से जमीनों के बारे में कहकर निकले थे। फिर एक आदमी ने बताया कि पापा को उसने छोटी हवेली की तरफ जाते हुए देखा था। मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ था कि पापा को आखिर छोटी हवेली में ऐसा क्या काम पड़ गया। जब मैं छोटी हवेली गया तो चौकीदार ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। पहले तो वो झूठ भी बोल रहा था कि पापा हवेली में नहीं है, लेकिन जब मैं वहां से पलट कर घर आने के लिए मुड़ रहा था तो मुझे किसी के चलाने की आवाज आई थी। बचाओ बचाओ। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। ये चलाने की आवाज किसकी थी मेरी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं दौड़ता हुआ हवेली के अंदर जाने लगा था। मुझे चौकीदार रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैंने उसको धक्का देकर गिरा दिया था। मैं जब भागकर हवेली के ऊपर वाले पोर्शन में छोटे से बने हुए कमरे के अंदर गया तो वहां ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। पापा के हाथ में एक बंदूक थी और एक तरफ सुहेल अंकल कुर्सी पर बंधे हुए थे। उनके हाथ पैर मजबूती से बांध कर उन्हें वहां पर रखा गया था और वो काफी जख्मी हालत में थे। पापा बंदूक से उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जाकर उनके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की और उनसे कहा कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो। पापा ने कहा कि मुझे छोड़ो वरना ये बंदूक मैं तुम्हारे ऊपर चला दूंगा। मैंने कहा पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। पापा से मैं बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहे थे कि बस बहुत हो गया, आज तो मैं इसको जान से मार के ही रहूंगा। मैं लगातार पापा के हाथ से बंदूक ले रहा था। हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस हो रही थी। इस दौरान बंदूक की गोली अचानक मेरे कंधे पर लग गई। मेरे कंधे से खून निकलने लगा था और मैं जमीन पर गिर गया। पापा ने जब मेरी हालत देखी तो वो घबरा गए थे। चौकीदार भी वहां पर आ गया था। वो लोग सुहेल अंकल को तो भूल गए थे और फिर मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर जाने लगे। मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ था और मेरे कंधे से गोली निकाल ली गई थी। मेरी तबीयत जब बेहतर हुई तो मुझे अपने पापा पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे मेरी हालत पर कि मुझे
मुझे गोली कैसे लग गई। सब लोग मेरे पास थे। पापा मुझे देखकर काफी शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि उनके हाथ से गोली उनके बेटे को लग गई थी। फूफो भी मेरे लिए बहुत परेशान थी। मैं फूफो के मासूम से चेहरे को देखकर परेशान हो रहा था, लेकिन मैं इस बात को भी जानना चाहता था कि आखिर पापा सुहेल अंकल को क्यों मारना चाहते थे। खुदा की करनी अच्छी थी कि सुहेल अंकल सही सलामत है और वो अस्पताल मुझसे मिलने के लिए आ गए। वहां पर मौजूद सारे लोग सुहेल अंकल को अचानक देखकर हैरानी में पड़ गए थे। सारे ही लोग सुहेल अंकल से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सबको खामोश करवाया था कि सुहेल अंकल से कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं सब लोगों को बताता हूँ कि आखिर सुहेल अंकल कहाँ थे। मैंने सुहेल अंकल के बारे में सब कुछ बता दिया तो सब लोग परेशान हो गए। मेरे पापा बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। फूफो ने पापा से कहा कि क्या आपका बेटा सच कह रहा है। पापा को एहसास हो गया था कि उनका बेटा उनकी लगी हुई गोली से मर भी सकता था, इसलिए उन्होंने यही बेहतर समझा कि अब उन्हें अपने मुंह से ही सच बता देना चाहिए। वो अपने शौहर को देखकर बहुत ज्यादा रो रही थी। पापा ने बताया कि मुझे सुहेल शुरू से ही पसंद नहीं था क्योंकि अपनी जवानी में सुहेल का बाप और मैं इस गांव के सबसे बड़े बदमाश थे। इसके घर का माहौल भी बहुत खराब था। वो खानदानी लोग नहीं है। फिर हमें पता चला कि रशीद ने अपने बेटे सुहेल को भी अपनी तरह बनाया हुआ है। सुहेल को मैंने 1-2 बार चोरी करते हुए भी पकड़ा था। सुहेल को मैं पहले से जानता था। जब इस गांव में इसके करतूत ज्यादा फैलने लगे और वो बदनाम होने लगा तो गांव की पंचायत में फैसला हुआ था कि सुहेल को शहर भेज दिया जाए क्योंकि सुहेल की वजह से गांव का माहौल बिगड़ता चला जा रहा था। गांव के और भी बच्चे बिगड़ रहे थे, लेकिन जिस शहर में मैंने अपनी बहन को पढ़ाने के लिए भेजा था वहां पर ही सुहेल भी था। उन दोनों ने कब और किस तरह से शादी कर ली मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब ये दोनों शादी करके यहाँ पर आ गए तो मैं हैरान रह गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन की शादी एक चोर के साथ हो। मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी और सही लड़की थी। मेरी बहन को कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था, लेकिन इसने सुहेल जैसे घटिया इंसान को ही अपने लिए क्यों चुना। ये तो भोली है, सुहेल के बारे में कुछ नहीं जानती। काफी सालों पहले मैं भी चोर था। ये बात सुहेल के बाप ने उससे बता दी थी। फिर ये मेरी बहन को लेकर इस घर में मेरे घर में रहने के लिए आ गया। मुझे सुहेल का अपने घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुहेल के घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं अपनी बहन का रिश्ता ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था जहाँ के लोग खानदानी चोर हो। मैं चोर जरूर था, लेकिन मैंने हमेशा अपने बहन भाइयों को और अपने बेटे को अच्छी तरबियत दी थी। मैं अपनी बहन को इससे दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बहन तो मेरी बात कभी मानने वाली ही नहीं थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे सुहेल को ही अपनी बहन से दूर करना चाहिए। मैंने उससे कहा था कि ये मेरे घर से चला जाए, लेकिन ये मेरे घर से नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने पहले इससे मौका दिया था कि तू मेरी बहन के करीब मत आओ और उससे दूर रहो, हो सके तो इसे छोड़ दो, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा था। मैंने उससे कहा कि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी सच्चाई अपनी बहन को बता दूंगा, फिर वो खुद तुझे छोड़ देगी। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गया था क्योंकि ये नहीं चाहता था कि इसकी सच्चाई खुलकर मेरी बहन के सामने आ जाए। मैंने इसको कई बार कहा कि मेरी बहन को तलाक दे दे, पर ये तो इसके और करीब आ रहा था। ये मेरी 1-2 बार की धमकी में तो आ भी गया था और कुछ दिन के लिए चला गया था, लेकिन जब इसे पता चला कि मेरी बहन हामला है तो फिर ये मेरी बहन से मिलने के लिए बेचैन हो गया था। ये चाहता था कि ये मेरी बहन को लेकर अपने घर चला जाए। हालांकि मैं भी यही चाहता था कि ये मेरे घर में ना रहे, लेकिन मैं अपनी बहन को इस चोर के घर नहीं भेजना चाहता था। मैंने उसको अगवा कर दिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं समझा। मैंने उसे धमकी दी थी कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जान गया था कि ये अभी भी मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने उसको गुंडों से कहकर आधी रात को बीच रास्ते से किडनैप करवा दिया और अपनी बहन को इधर खाने में बच्चा गिराने की दवाई खिला दी। मेरी बहन की तबीयत बिगड़ गई और उसका बच्चा भी इस दुनिया से खत्म हो गया। उधर सुहेल को मैं पहले ही किडनैप करवा चुका था। मैं सुहेल को मारने से पहले समझाने की कोशिश कर रहा था और ज्यादातर उसके साथ ही वक्त गुजार रहा था ताकि उसको समझा सकूं कि ये मेरी बहन को छोड़ दे। अभी भी उसके पास वक्त है, वरना मैं उसको मार दूंगा। ये इस गांव से गायब होकर वापस शहर चला जाए और वहां पर दूसरी शादी कर ले, ताकि मेरी बहन को यकीन हो सके कि मैंने उसे झूठ नहीं कहा था। इस तरह से तो मैं इसकी जिंदगी बख्शवा सकता था, लेकिन उसे मौत ज्यादा प्यारी थी। मेरी बहन को भी सब्र आ गया था। मैंने फैसला किया कि अब मुझे इसे मार देना चाहिए। मैं आज इसको मारने ही वाला था कि तुमने इसको बचा लिया। जब फूफो ने पापा की ये सारी बात सुनी तो फूफो फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि आप तो मोहब्बत करने वालों के इतने ज्यादा दुश्मन बन सकते हो। सुहेल सुधर गया है और अब वो मेहनत से पैसे कमाता है। आपने देखा नहीं कि आपने उसे कहां से कहां नौकरी पर लगा दिया था, फिर भी वो मेहनत से पैसे कमा रहा था। अब वो मेरी खातिर बदल गया था। फूफो ने पापा से कहा कि मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। उन्होंने फैसला किया था कि वो हमारे घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी और कभी अपने भाई से वास्ता नहीं रखेगी। पापा को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने फूफो से माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद पापा के किए की सजा यही थी कि फूफो ने उनसे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे। फूफो हमारे घर से सुहेल अंकल के साथ शहर जा चुकी थी और अब वो शहर में हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है। पापा को उनके किए की सजा मिल गई कि उनकी इकलौती बहन जिसको उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला था वो उनसे दूर हो गई। फूफो ने उस दिन के बाद कभी पापा को पलट कर नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने उनके बच्चे की चाल ली थी। वो उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती थी। फूफो के जाने के बाद पापा बहुत
ज्यादा बीमार रहने लगे थे और अपनी गलती की माफी फूफो से मांगना चाहते थे, लेकिन फूफो ने कभी पापा की तरफ पलट कर नहीं देखा था और अब वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। उधर सारे गांव में मेरे पापा की अच्छी खासी बदनामी हुई है। वो अब घर में ही रहते हैं और ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते और हमेशा बीमार रहते हैं। आप लोग मेरे पापा के लिए दुआ कीजिए क्योंकि उनको बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, वो ठीक हो जाएं और मेरी फूफो हमेशा अपने ससुराल में अपने शौहर के साथ खुश रहे। इस कहानी से ये नतीजा निकलता है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और बुरे लोगों के बुरे कर्मों की वजह से अच्छे लोग उनका साथ देने छोड़ देते हैं। हम लोगों ने अपने पापा से ज्यादा बातचीत करनी छोड़ दी है। मैं तो शहर में ही आकर रह रहा हूँ। उधर मेरे दोनों चाचा ने भी अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर दिया। अब मेरे पापा अकेले अपनी बीमारी से लड़े हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।